नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो आपको बताया कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाई जा रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोज को शेयर अवश्य करें ताकि बाकी बच्चों तक भी इनकी पहुंच हो। ये वीडियो स्पेशल बनाए गए हैं मेरे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो ये जो आपका लेसन था, लेसन नंबर 8, इसके हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम इसके लास्ट के पार्ट पे पहुंच चुके हैं। आज इस लेसन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कालांतर में भारत में कई ग्रामीण एवं जनजातीय समुदाय ने हानिकारक गतिविधियां, जैसे इसने कहा कि चीजें हम पवित्र मान रहे थे, पवित्र स्थलों के बारे में हमने पढ़ा है, पवित्र जंगलों के बारे में, पेड़ों के बारे में, वनों के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये कहता है कि जो पीछे का समय था उस समय के दौरान की बात हो रही है कि कई ग्रामीण एवं जनजातीय समुदाय ने हानिकारक गतिविधियां, जैसे आखेट, आखेट क्या होता है? शिकार करना, वृक्षों की कटाई, खनिजों का दोहन आदि से वनों की रक्षा एवं उनका संरक्षण करने का निश्चय किया भी। तो उसने कहा कि ग्रामीण और समुदाय ने ना तो सोचा कि हमें क्या करना है कि शिकार को रोकना है, वृक्षों की कटाई करना, खनिजों का अधिक दोहन नहीं करना है। तो इन चीजों का संरक्षण करने का निश्चय किया। उन्होंने वनों को देवताओं का निवास स्थान माना भी। अब क्या कहता है कि जो आपका जिसकी मेंटेलिटी थोड़ी सी ऐसी हो जाती है ना कि आपराधिक मेंटेलिटी हो जाती है, वो उस चीज को गलत नहीं मानता, उसको सही करने के तरीके सोचता है। तो उसके ऑपोजिट क्या किया कि जो आपको वनों को देवताओं का निवास स्थान मान लिया, कि वनों को बोल दिया कि आप इस देवता का निवास स्थान है, यहाँ से कोई वन नहीं काटेगा। अगर किसी ने वन काटा तो वो किसी एक आदमी को हानि नहीं पहुंचाएगा, मतलब पूरे गांव को आस्था का उसने क्या किया है, विरोध किया है, उसका मजाक बनाया है, अपमान किया है। तो उस चीज से क्या है कि वन संरक्षित आपके हो गए। उदाहरण के लिए मेघालय में रिंके या बासा ऐसे विशिष्ट वनों को अंग्रेजी भाषा में ग्रोस पाउन निकुंज कहते हैं। क्या है कि आपके स्थान भी आपको दिया, मेघालय में रिंके या बासा है वन, तो ऐसे विशिष्ट वनों को अंग्रेजी भाषा में ग्रोस बोलते हैं, पाउन निकुंज, पाउन वन भी। क्षेत्रीय भाषाओं में नामों को अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में देखें। अगले पावन महत्व के कारण वनस्पतियों से, जीवों से विशाल जैव विविधता को आश्रय प्रदान करते हैं। कि इनका पावन महत्व है, ये किसी उससे संबंधित हो गए, आपके पवित्र स्थल से किसी देवता का निवास स्थान इनका हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ कि इनको बहुत पवित्र समझा जाता है और ये इनकी रक्षा होगी। यहाँ पे कोई शिकार नहीं करता, कोई इनको काटता नहीं। तो इसके कारण क्या हो कि यहाँ पे बहुत सारे जैव विविधता होगी, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हो गए, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर रहने लगे। कई पावन निकुंजों में छोटे छोटे जलाशय होते हैं जो जल संरक्षण में भी सहायक होते हैं। तो ये आपको बताया भी, छोटे छोटे जल संरक्षण, छोटा सा तालाब हो गया, छोटी सी झील हो गई, तो अगर वो वहां पे क्या है, वो उसको फिर पवित्र मान लिया जाता है, फिर उसका संरक्षण हो जाता है। भारत में हजारों की संख्या में पावन निकुंज है। यह एक विडंबना है कि इनकी संख्या तेजी से घटती जा रही है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, उनका अतिक्रमण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं अभी। ठीक है, कि लोगों ने क्या कर दिया, कृषि कार्यों के लिए, उद्योगों के लिए उनका अतिक्रमण हो रहा है। पहले बहुत सारे निकुंज थे, मतलब पावन वन थे, लेकिन अब कम हो रहे। फिर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में पावन निकुंजों के संरक्षण का कार्य आज भी चल रहा है कि इन चीजों को बचाया जाए, वो बचाने का कार्य आज भी जारी है। ये चीजें क्लियर हुई आपको? कहीं पे भी आपको कोई डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। ये देखिए भी, आपको कुछ कल का ही मंदिर आपका मुलची महाराष्ट्र में है भी। आपका मावफलांग शिलोंग में, हमने इसके बारे में तो पहले के अध्याय में पढ़ लिया था। आपका बिलो का पावन निकुंज भी ये रहा आपका। उदयकुंद कादू कारुम्बारी कोमडम तमिलनाडु में ये आपका पावन निकुंज है। नीचे दी गई तालिका में क्षेत्रीय भाषाओं में पावन निकुंजों के लिए सॉरी चाहूंगा आपसे। अब ये है कि क्या क्या नाम है पावन निकुंजों को, क्या कहा जाता है? मलयालम में कहा जाता है काऊ, तमिल में कहा जाता है कोविल कादू, कन्नड़ में कहा जाता है देवरे कादू, मराठी में देवराई। तो इस प्रकार ये नाम है इनके। राजस्थान में इसको ओरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरण। तो जब आपसे नाम सुने आप ओरण राजस्थान में, तो समझ जाना ये पावन वनों की बात हो रही है। यदि आप छत्तीसगढ़ में देवगुड़ी सुने तो समझ जाना ये पावन वनों की बात हो रही है। अगर आप झारखंड में सरना सुने तो पावन वनों की बात हो रही है। ये पावन वनों के नाम दिए गए हैं क्षेत्रीय भाषा में कि किसको क्या कहते हैं।
तमिलनाडु में स्थानीय गाथाएं पौन निकुंज के देवता और प्रकृति और मानव के मध्य संबंध को प्रमुखता से दर्शाती है। तो तंजावुर जनपद में एक कथा तमिलनाडु में स्थानीय भाषाओं में क्या एक गाथा है, तो उसमें कहा तंजावुर जनपद में इस प्रकार की गाथा यह बताती है कि निकुंज के देवता, निकुंज मतलब जो आपका पावन क्षेत्र है, पावन वन है, उसके जो देवता है फल चमगादड़ की रक्षा करते हैं भी। ठीक है, जिन्हें पावन माना जाता है, इन्हें देखना भी मांगलिक माना जाता है। ये चमगादड़ है ना आपका, जो फल चमगादड़ है, इसको देखना भी क्या है आपको मांगलिक माना जाता है, शुभ माना जाता है अगर किसी को इसके दर्शन हो जाए। इसके अतिरिक्त पुष्पों के परागीकरण तथा बीजों को बिखेरने में चमगादड़ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार पावन निकुंज के देवता पारिस्थितिकीय पद्धति मानव के पारस्परिक संबंध को विकसित करते हैं। ये चीज में बताई गई कि उसकी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से क्या उस चीजों को पवित्र माना था। मानव भी उसको क्या करने लगा, चमगादड़ की रक्षा करने लगा, क्योंकि वो उनके देवता से संबंधित हो गया। और जो आपके चमगादड़ फूलों के जो परागीकरण है, परागकण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, कि अब देखिए किस प्रकार से मिश्रण हो गया, प्रकृति और मानव एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। वे इसके माध्यम से इन्होंने ये बताने की कोशिश किया है। तीर्थ यात्रा से व्यापार तक। तीर्थयात्री अपने यात्रा के क्रम में व्यापारी तथा व्यवसाय के संपर्क में आते हैं। तीर्थयात्री क्या करते हैं कि जब वो जाते हैं ना, तीर्थ यात्रा करते हैं, तो उन्हें रास्ते में व्यापारी भी मिलते हैं, आपको दुकानदार भी मिलते हैं, सारी चीजें उनके संपर्क में आती है। यह मेल मिलाप दोनों समूह को लाभान्वित करता है, कि दोनों समूह को फायदा पहुंचाता है, व्यापारी को भी और तीर्थयात्रियों को भी। कैसे? तीर्थयात्रियों को अनेक प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें व्यापारी उपलब्ध कराते हैं। परिणाम स्वरूप तीर्थ यात्रा मार्ग और व्यापार मार्ग प्राय एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कि तीर्थयात्रियों को तो सामान की जरूरत है और व्यापारियों को सामान लेने वाले की जरूरत है, तो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। और जो आपके व्यापारिक मार्ग और तीर्थयात्री मार्ग लगभग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, मतलब एक ही हो जाते हैं, कहना आप दुरुस्त करेंगे। कुछ व्यापारी तीर्थयात्री के रूप में तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं, अपने वस्तुओं को भी दूर दूर तक के उपनगरों और नगरों के विक्रय के लिए ले जाते हैं। इस प्रकार के दो कार्य एक ही साथ करते हैं, कि वो सामान भी बेच लेते हैं और तीर्थ यात्रा भी कर लेते हैं भी। प्राचीन भारत में व्यापारी किस प्रकार के मार्गों का उपयोग करते थे भी? साम्राज्यों का उदय नामक अध्याय में दिए गए व्यापार मार्गों के मानचित्र का पुनर्अवलोकन कीजिए। उत्तरापथ का एक प्रमुख यात्रा मार्ग था। आपको जब हमने पढ़ा था कि ये आपका व्यापारिक मार्ग साम्राज्यों के उदय में दो थे। आपके उत्तरापथ का जो मार्ग था, जो उत्तर की दिशा की ओर से निकलता था, तो वो हमने देखा था, जो उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों को जोड़ता था। दक्षिणापथ कौशाम्बी और उज्जैनी से होता प्रतिष्ठान पट तक जाता था। जैसा कि आप जानते हैं, इन दो मार्गों द्वारा वस्तुओं का व्यापार होता था, जिसमें बहुमूल्य रत्न जैसे सीप और मोती, सिक्के, स्वर्ण, हीरे के साथ साथ कपास, मसाले और चंदन सम्मिलित थे। कि आपके जो भारत का मैप था, मैं आपको यही बता देता हूँ, आपको घूमने की जरूरत नहीं है, कि आप फिर मैप जाके देखो कि यहाँ से जो उत्तर पश्चिम भारत था ना, यहाँ से इस प्रकार ये आपका उत्तरापथ मार्ग था और इस प्रकार से दक्षिणापथ मार्ग था। कि ये आपके दो रास्ते दिए गए थे। इनसे क्या व्यापारिक रास्ते थे और क्या क्या चीजें व्यापारी ले जाते थे, वो आपको चीजें यहाँ हमने दिखा रखी है। पारदर्शी कागज के एक शीट लीजिए, उसे उपयोग अनुरेखण मतलब ट्रेसिंग के लिए कीजिए। हो सकता साम्राज्य नामक अध्याय में दिए गए व्यापारिक मार्गों के मानचित्र का अनुरेखण कीजिए। इससे महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों के मानचित्र पर रखिए। आपके द्वारा क्या अवलोकन कर पा रहे हैं? इसने कहा कि चलो देखो कितने काम की बात है। पारदर्शी मैप ले लिया आपने, ठीक है। पारदर्शी मैप मतलब पारदर्शी आपने कागज ले, इसके आर पार दिख सकता है। तो जहां पे ये मैप है ना आपका, जिसमें रास्ते हैं, कि ये रास्ते हैं आपके, ये रास्ते, इसको इस रास्ते को उतारिए, भारत का मैप उतार लीजिए और रास्ते उतार लीजिए। और फिर आप क्या कीजिए, जो आपका तीर्थ यात्रा वाला मैप देखा था ना हमने पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में शायद, उस पे क्या कीजिए, लगाइए और आप देखिए इन रास्तों पे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल आ रहे हैं। मतलब व्यापारिक रास्तों पे क्या थे, तीर्थ स्थल थे, या फिर तीर्थ स्थल रास्तों पे ही व्यापारिक स्थल थे आपके। इस चीज की आपकी ये चीज सॉरी, आपको ये चीज समझनी होगी कि व्यापारिक रास्ते और तीर्थ जो रास्ते थे ना, एक क्यों थे। आप समझ गए, क्योंकि तीर्थ यात्रियों को सामान की जरूरत थी, व्यापारियों को सामान लेने वालों की जरूरत थी, इसलिए उनके रास्ते भी मैच होने कॉमन सी बात हो गई थी भी। भारत के बाहर के पावन भूभाग गई,
तो इसने कहा कि पावन भूभाग जो क्षेत्र पावन होते हैं ना, उसकी जो अवधारणा है, उसकी अवधारणा मतलब जो ये परंपरा मतलब ये बात मानी जाती है, अवधारणा होती है जो चीज बहुत समय से चलती आ रही हो, उस चीज को हम अवधारणा बोलते हैं, जो बात बहुत पुराने समय चली आ रही होगी। और परंपरा केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, प्राचीन ग्रीस में पर्वतों को लेकर पावन निकुंज तक विभिन्न प्रकार के पावन चिन्ह पाए जाते। इसने कहा कि ये सब चीजें भारत में ही प्रचलित नहीं है, ये कहाँ पर है, ये आपके ग्रीस में पर्वतों को, ग्रीस में है तो वहां पे भी क्या पर्वतों को पावन समझा जाता है भी, ठीक है, वहां भी पावन चिन्ह पाए जाते। अमेरिका के मूल निवासियों का प्रकृति के साथ विशेष संबंध है जिसे वे पावन मानते हैं। न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी ताराने की माउंगा पर्वत को अपना पूर्वज मानते हैं, अतः वह उनके लिए पावन है। माओरी समुदाय के अनेक प्रतिवेदनों के पश्चात तक एक नए नियम द्वारा इस पर्वत को मनुष्य के समान अधिकार और दायित्व प्रदान किए गए हैं। ये देखना भी, जो आपका ये माओरी समुदाय है ना, ये कहाँ पे है, न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। इसने कहा कि अनेक प्रतिवेदनों के पश्चात उन्होंने बहुत इसके साथ प्रयास किए और उन्हें क्या किया, इस नियम द्वारा इस पर्वत को मनुष्य के समान अधिकार और दायित्व प्रदान किए गए हैं। इस पर्वत को क्या है कि मनुष्य के जितने अधिकार प्राप्त हैं। यह माओरी विश्व दृष्टि की स्वीकृति का प्रतीक था। इस समुदाय के वरिष्ठ जन पर्वत और नदी को हानि पहुंचाने वाली गतिविधियों के विरुद्ध खड़े होते थे, ठीक है, जिसे यह सुनिश्चित होता था कि पावन सत्लों का शोषण एवं वास न हो। अब इसको क्या है कि मानव के समान क्या दे दिए कि इसके अधिकार दे दिए, अब तो इसको नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मानव के समान अधिकार मिल गए तो उसको क्या है कि दंड मिलना अनिवार्य है, उसको दंड मिल जाएगा, कानून की नजर में वो गुनाहगार हो जाएगा भी। पेड़ का अलग होता है, मानव जीवन का आपको पता है कि अलग होता है भी। अब इनका संरक्षण भी, इनको कैसे बचा के रखा जा सके, अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के हालात हैं इन स्थलों के, तो ये चीजें क्यों हो रही है भी। उन स्थानों प्राणियों के चित्रों को सावधानी पूर्वक देखिए जिन्हें पावन माना जाता है। अब आपको दिखा दिया, ये यमुना में, महानदी में, दक्षिण में कावेरी में सभी नदियां पावन मानी जाती हैं, फिर भी ये प्रदूषित कैसे हो गई भी, किस प्रकार से इतनी प्रदूषित हो गई। क्या आपके आसपास ऐसे ही पावन स्थल हैं जो मानवीय गतिविधियों के कारण अपने इसी तरह प्रदूषित एवं क्षीण होते गए हैं। हमारे पावन स्थलों की पावनता को बनाए रखना किसका दायित्व है, कक्षा में इस विषय पे चर्चा कीजिए। ये चीज हमारी जो दूषित हो रही है इसमें जिम्मेवारी किसकी है, आपकी या सरकार की या किसी और अन्य पक्ष की, कि इतनी गंदी क्यों हो रही है, किसकी इसमें कमी है, आप कमेंट में जरूर बताएं कि ये हालात क्या है भी, ठीक है। ये हमारे पवित्र स्थल हैं जिन्हें हम पवित्र मानते हैं, उनके ये हालात हो चुके हैं भी। पूर्व काल के लोगों एवं पावन भूभाग के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध विद्यमान थे। उसने कहा कि पहले के जो लोग थे ना, उनके बीच में भूभाग के मध्य जो पावन स्थल था, उनके पास जो संबंध थे वो बहुत सौहार्दपूर्ण थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन चीजों से छेड़छाड़ नहीं होने दी, इनका हमेशा सम्मान किया पूर्वजों ने कि इनको हमें प्रदूषित नहीं करना है, इनका हमें बचाव करना है, तो हमेशा उनका संरक्षण किया। इसने भारतीय सभ्यता को हजारों वर्ष बनाए रखा और ऐसे मूल्यों का निर्धारण किया जिन्हें संपूर्ण उप महाद्वीप में मान्यता प्राप्त है, परंतु आज इन्हीं संबंधों पे संकट है भी, ठीक है, कि मतलब कि इस प्रकार की परंपराएं थी कि हम इनका पूरी तरह से सम्मान करें, ये हमारे देवता है, लेकिन आज ये संबंध खतरे में है क्योंकि हमने प्राकृतिक चीजों का, जो हमारी पावन प्रकृति के साथ साथ जो हमारे पूजनीय स्थल थे उनका भी हमने सम्मान करना छोड़ दिया, उनकी तरफ भी ध्यान हमने नहीं दिया। पावन भौगोलिक क्षेत्रों की उपस्थिति आज भी प्रासंगिक है जबकि प्रकृति के साथ हमारा संबंध असंगत हो चला है। उसने कहा जो भौगोलिक क्षेत्र है ना वो आज भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रकृति के साथ हमारा संबंध असंगत हो चुका है। नदियों के अति दोहन से उनकी लुप्त होने की स्थिति उत्पन्न करती है, नदियों का हमने प्रयोग अंधाधुंध कर दिया है। पावन पर्वतों का विकास चुनौती दे रहा है, लोगों ने अपने पर्यावरण और देवताओं के मूल्यों की रक्षा के लिए विरोध भी आरंभ कर दिया। कि कई लोगों ने तो क्या कहा है कि जो उनके पवित्र स्थल है वो किसी प्रकार से क्या हो रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे। मान ली कोई प्रोजेक्ट है, कोई उद्योग लग रहा है, कोई अन्य व्यक्ति है, कोई इस प्रकार से क्या है कि
उसको नुकसान अगर हो रहा है किसी प्रकार से तो लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया है, वो उसके बचाव में आ रहे हैं। वर्तमान समय में जबकि सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब इस प्रकार का डेवलपमेंट होता है कि हमें किसी भी प्राकृतिक चीज को इस प्रकार से प्रयोग करना है कि हमारी भी आवश्यकताएं पूरी रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो सारी चीजें बचे रहें। ऐसे में पावन भौगोलिक क्षेत्र आधारित विश्व दृष्टि इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इसमें क्या करना आपको, पावन भौगोलिक क्षेत्र आधारित मतलब कि हम क्षेत्र को क्या करें, प्रकृति को बचाना, मेन मोटो यही है भी। शॉर्ट में आप समझिए कि मेन मकसद हमें किसी भी तरीके से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, प्रकृति को बचाना है। छेड़छाड़ मतलब कि जैसी प्राकृतिक रूप से चीजें उपलब्ध है उनको वैसा ही रहने दीजिए, अपने अनुसार उनको डालने की कोशिश मत कीजिए। तो ये आपका अध्याय नंबर 8 था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अधिकतर चीजें समझ में आ गई होंगी। जो चीजें समझ में नहीं आई है वो कमेंट करके आप बताएंगे सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, तो अगले वीडियो में इनका हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।